सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी का आभार। और शुरुआत में ही आभार। बेहद खुशी की बात है कि अभी हाल ही में चंदन पांडे जी का उपन्यास कीर्तिगान राजकमल प्रकाशन से छपकर आ चुका है और पाठकों की राय भी, प्रतिक्रिया भी बड़ी अच्छी मिल रही है। इसी उपन्यास पर चंदन पांडे जी से बातचीत और एक पुस्तक पर चर्चा के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और आज इससे पहले कि मैं कुछ और बताऊं, किताब का कवर मैं आप सभी को दिखा दूं और बाकी सारी बातें तो बातचीत में आगे निकलेंगी। लेकिन जो हमारे साथ आज खास हैं जुड़े हुए, हमारे समय के बहुत ही चर्चित कवि, बहुत ही गंभीर कवि, गंभीर कहना चाहिए, चूंकि इनकी कविताओं के जो पाठक हैं वो भी मुझे लगता है बहुत सीमित हैं, लेकिन जिन्हें कह सकते हैं कि सुधी पाठक, उनकी वो उस श्रेणी में आते हैं। और यही बात चंदन जी के पाठकों के साथ भी है। तो मैं महेश वर्मा जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और हमारे साथ उपन्यास के लेखक चंदन पांडे जी भी मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आज के कार्यक्रम का संचालन या कहें कि प्रश्नकर्ता महेश वर्मा जी रहेंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आएं और कार्यक्रम को चलाएं। महेश जी। धन्यवाद अनुपम। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई ऐसा फिक्शन पढ़ते हैं तो लगता है कि ये जिस दिशा में जा रहा है उसको हम निर्देशित करें, उसको नियंत्रित करें। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा लगता है कि हम उन संभावनाओं से डर जाते हैं जो उस कल्प में आगे आने वाला है। जैसे मैं एक उदाहरण से अपनी बात कहूंगा तो शायद वो साफ हो सके कि जैसे टॉल्स्टॉय का नॉवेल है पुनरुत्थान, तो उसका जब आखिरी हिस्सा आता है तो एक पाठक के रूप में मुझे ऐसा लगता था कि जो काउंट नेख्लुदोव है और कत्यूशा है, इसके बीच में प्रेम हो जाना चाहिए, लेकिन लेखक की मंशा थी कि इन्हें अलग होना चाहिए। ऐसा नियंत्रण पाठक तो कर नहीं सकता कि गल्प उसके लिहाज से चले। वैसा ही कुछ मुझे वैधानिक गल्प का ये जो सिक्वल है कीर्तिगान, इसको पढ़ते हुए लगा कि इसमें जो प्रेम घटित हो रहा है ऐसा हो कि सनोज और सुनंदा एक हो सके, लेकिन वो इसमें जो सबसे बड़े फैक्टर के रूप में समय आता है या टाइमिंग आती है कि जब सनोज सही ढंग से अप्रोच करने की स्थिति में होता है तो सुनंदा उस मनस्थिति में नहीं होती। और सुनंदा का जब मन आता है कि वो इस टूट रहे मनुष्य से प्यार कर ले तो सनोज उसको रिसीव करने की स्थिति में नहीं होता। तो ये जो वक्र सी जगह है प्रेम की, जहाँ संयोग नहीं हो पा रहा है, एक टीसती हुई सी जगह है। तो मुझे लगता है कि पूरे राजनीतिक मंतव्यों और उस तरह के जो इंटरप्रिटेशंस लगातार आ रहे हैं नॉवेल को लेकर, उसकी बजाय इसको एक प्रेम कथा के रूप में पढ़ना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसका जो फ्रेम है वो वास्तव में एक प्रेम कथा का ही फ्रेम है और उसमें चीजें आती और जाती हैं और अपनी बात। तो एक लेखक के रूप में आपको कैसा लगता है कि जब क्या लिखा गया है इस पर बात होती है, बजाय इसके कि कैसे लिखा गया है और उसका जो शिल्प है, जो दो व्यक्ति हैं जिनका अपना अपना इतिहास है और अपनी अपनी सीमाएं हैं। तो एक प्रेम कथा के रूप में इसके पाठ को आप कैसे प्रस्तावित करेंगे? चंदन से मैं ये जानना चाहूँ। यद्यपि आपने तो लिख ही दिया है तो भी आपको अलग से कुछ प्रस्तावित करना नहीं है, आपका लिखा हुआ ही पर्याप्त है। और भी जो आपकी कहानियां हैं, तय तो यही हुआ था या रेखा चित्र में की भूमिका वाली जो कहानी, उसमें जो प्रेम है वो उस तरह से घटित नहीं होता जिसकी आकांक्षा हर मनुष्य को होती है। तो इस तीसरी हुई सी जगह पर आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मैं कहूँ कि आप कुछ बोलें। सबसे पहले तो आपको नमस्ते भैया और नमस्कार, सभी को नमस्कार। प्रेम जैसे अगर हम कीर्तिगान के संदर्भ में बात करें तो जो उसे थामे हुए जब तक वह अपनी परिणति पे नहीं पहुंचता है सनोज, उस मोड़ तक उसको सुनंदा का प्रेम या उस प्रेम का इंतजार ही थामे। तो एक तरह से वो दो ताकत है, एक प्रेम है, प्रेम का फोर्स है जिसके तहत वह उन यात्राओं में शामिल होना चुनता है जिनमें वो बिल्कुल नहीं जाना चाहता। भले ही वो उसके कारण दूसरे बताता है,
लेकिन वो उसी प्रेम की आकांक्षा में उन यात्राओं को चुनता है। वह जीवन चुनता है जिसमें उसको नहीं पता है कि वह क्या, अपने जो फ्रेजाइल माइंड है उसका, जो या फ्रेजाइल हार्ट, वह तभी तक थमा रहता है, तभी तक वो कंट्रोल्ड है, मतलब अपने जो उसकी परिणति होती है वहां तक नहीं पहुंचा है, जब तक उसके जीवन में प्रेम की आकांक्षा है, या उसके हिसाब से जब उसे लगता है कि प्रेम ही उसको बचाए हुए है। और दूसरी तरफ सुनंदा का किरदार लिखते हुए मुझे ये लगा था कि जो हम अपने किस्से कहानियों में एक मतलब अतिशय हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कमिटमेंट कभी भी अपने आप को रिवील नहीं करता है, कभी भी अपने आप को अपना ढोल ताशा नहीं बजाता है कि हमने क्योंकि सनोज का जो कमिटमेंट है वो शायद हाईएस्ट नहीं है, इसलिए हमेशा वो इजहार करते रहता है। लेकिन सुनंदा का जो कुछ भी है, उसकी जो जिंदगी है, वो जिन चीजों को सनोज बाहर से देख रहा है, सुनंदा उसको अपने जीवन में इस कदर देख चुकी है कि दोनों बिल्कुल दो ध्रुव बन जाते हैं। और फिर प्रेम, सुनंदा पूरे यात्रा में कभी कहती नहीं है कि वो उसका क्या इतिहास रहा है, उसने इन चीजों को कैसे भोगा हुआ है, जो आपने पहले कहा। जी कभी कहती नहीं है। और हल्का जो कहीं कहती भी है तो जो दबाव, जो दृश्यों का दबाव है, जो कहानी का प्रेशर है, उसके तहत कुछ कह पाती है। मैं प्रेम पे बात कर रहा था, तो जो आपने टाइम वाली बात कही वो बड़ी अच्छी बात है। मतलब वहां से एक नई कहानी भी मुझे सूझने लगी है। लेकिन ऐसा होता है कि प्रेम जब हमारे यहाँ, चूंकि प्रेम पर बाहरी दबाव इतना ज्यादा है कि हम उसके एसेंस को समझने, मतलब जीवन में कभी मौका ही नहीं मिलता है ज्यादातर लोगों को कि उसके एसेंस को समझ पाए। वो उसके बाहरी दबाव को भी झेलने, जो सोशियोलॉजिकल या सोसाइटल प्रेशर है। तो जब थोड़ा सा आदमी आजाद होता है, अपने ऊपर जब अपने पैरों पर खड़ा होता है, या अपने हिसाब से दुनिया को डायरेक्ट करना शुरू करता है, तब उसे इन प्रश्नों से जूझना पड़ता है। जिससे आपने समय की बात कही कि जिस रात वो लोग सिनेमा देखने गए होते हैं, अगर उसी रात एक इजहार ही तो होना था, या एक इजहार शब्दों में ना होता, लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज भी, लेकिन दोनों एक दूसरे को तौल रहे होते हैं। और उसके बाद वीकेंड खत्म होता है और नई दुनिया शुरू हो जाती है। तो 2 साल पहले की चीज, तो वह जो दूरी वाली चीज है, जो पहले की समय से, वो उस समय अपना वो नहीं बना पाते हैं। प्रेम करने की इच्छा है, लेकिन जो दिमाग जिसे कंट्रोल कर रहा है चीजों को, उस पर वो लोग काबू नहीं पाते, या उसको हावी हो जाने देते हैं। इसलिए भी शायद यह नरेशन खड़ा होता है जो हुआ है। और जो मैं ये जानना चाह रहा था कि सनोज जो कवि है, तो उसकी कविता से पूरे उपन्यास में हमारा कभी साक्षात्कार होता कि वो कैसा कवि है, उसकी अभिव्यक्तियां क्या है। लेकिन कवि होने को लेकर जो बाकी समाज है या जो के सहयोगी लोग हैं, वो हमेशा तंज की मुद्रा में रहते हैं कि अब ये कवि ऐसा करेंगे या कवि जी ऐसा होते हैं, इस तरह की जो चीजें। तो मैंने जो समझा, नॉवेल में का जो प्रोटैगनिस्ट है, उसका कवि होने का जो आशय है आपका, कवि के उन गुणों को आप सामने रखना चाहते हैं, जैसे कि वध्यता, संवेदनशीलता, लेकिन उसके साथ जो चीजें आ जाती हैं, पैरानोइया और शिज़ोफ्रेनिया, वो क्या एक संवेदनशील मनुष्य की परिणति हैं अभी के समय में, या उससे बचा भी जा सकता है, या क्या है ये मामला? जब हम उपन्यास लिखते हैं तब कुछ और होते हैं, और जब उस पर बात कर रहे होते हैं तब कुछ और होते हैं। तो अभी एक पाठक की तरह ही मैं उस पर बात कर पा रहा हूँ। तो कभी उसको दिखलाने का, और उसकी कविता, मेरे पास यह दबाव था मुझ पर कि उसकी कुछ कविताएं तो होनी ही चाहिए। फिर हमें लगा कि यह, जिसे पीछे की कहानियों में देखें जो हमारे मास्टर्स ने लिखी हैं, तो उसमें कभी कैरेक्टर आते ही उसकी कविता भी चली आती है।
और वो कहीं ना कहीं वह उस इमेज को ढकती है, उस इमेज को जो कवि के बतौर वह इमेज खड़ा कर रहा होता है लेखक, वह इमेज उसकी कविता से ढक जाती है, क्योंकि वो शायद उस क्वालिटी की कविता नहीं बन पाती है। ये एक हल्की बात रही। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि कवि होना अपने आप में मतलब अगर कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रारूप होंगे मनुष्य होने के, तो उसमें एक कवि होना है मेरे हिसाब से। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। और कवियों से, कविताओं से ही नहीं, मैं कवियों से भी वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे सुनंदा करती है अपने कवि और संभावित या असंभावित प्रेमी से। तो वह जो सर्वश्रेष्ठ प्रारूप है मनुष्य के होने का, उसके लिए मुझे जरूरी नहीं लगा कि मतलब जरूरी ये लगा कि कविता रखूं मैं। कवि का जो कवि होने की जो शर्त, हम तमाम तरह के, वही जानना चाहता हूँ कि कवि होने की जो शर्त है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कवि होने की शर्त क्या है आपके लिए? मेरे लिए तो सबसे पहली शर्त यह है कि अपने फॉर्म पे, अपना जो आर्ट है उस पर आपका कमांड, कवि का कमांड होना। तो वो कमांड तो आप नावल में दिखाते नहीं, तो बाकी बाकी चीजें जो है वो बताइए। हाँ, वो कमांड मैं बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो मेरी तरफ से जो अभी उपन्यास लिखते हुए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं मतलब जो अपनी बात बता रहा हूँ एक पाठक के तौर पर। तो दूसरा क्या है, वो जो संवेदनशीलता होती है या वह जो एक जीवन को, क्योंकि कभी जो है वो असंभव की कल्पना या असंभव को संभव करने की कल्पना करने में सक्षम है, तो वह जीवन को भी वैसे ही लेता है। एक मैं ऐसे बताता हूँ कि एक ऐसा अच्छा मनुष्य, एक ऐसा गुणवान, ऐसा शानदार मनुष्य जिसको लगता है कि वो जीवन पे काबू कर सकता है, जीवन के तमाम घटनाक्रमों पे। और इसीलिए आप देखते हैं कि सनोज की कविताएं भले दिखें, लेकिन वो हमेशा एक्सेसिव स्टेप्स लेता है लाइफ में। एक मतलब घटना पे जीवन और कल्पना के बीच में बहुत आराम से आवाजाही करता रहता है, वो हर समय आवाजाही करते रहता है। वो एक घटना पे घर छोड़ देता है और हमेशा के लिए छोड़ देता है। और मतलब जैसे छोटी छोटी बातें उसके जीवन को उतना ही प्रभावित कर रही हैं या उससे अधिक कर रही हैं जितनी बड़ी बड़ी बातें कर सकती हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगा था कि वह जो एक कवि की जो संवेदनशीलता है कवि होने की, उसे रखा जाए। और दूसरी तरफ कि बृहत्तर समाज कवि को कैसे देखता है, तो उसमें देखने में केवल उसका तंज उड़ाना ही नहीं है, उसमें सुनंदा भी है जो उसको बड़े ही सलीके से देखते हैं। या जो दूसरे लोग हैं वे कहीं भले उसको पीआईपी में डाल दिए हैं, अलग मसला है, लेकिन उसमें संभावना देखते हैं, इसलिए लोग उसे तवज्जो देते हैं। उसमें उसके कवि होने का भी रोल है। आपकी एक और कहानी का नायक कवि है, मेरे ख्याल से कहानी का नाम ही कवि है शायद। जी, जिसमें कारपोरेट का ही बंदा है लेकिन वो कविता भी लिखता है। तो आप कहते हैं कि उसका नाम लेकर, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कि उसको मुझ पर यही बढ़त हासिल थी कि वो कवि था। एक बहुत सुंदर वाक्य आया था उसमें। जी। तो मतलब आपके अवचेतन में कविता और कवि की बहुत बड़ी भूमिका है, और वो भूमिका बढ़ते हुए अब नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट तक आप पहुंचे हैं। तो ये नई चीज मुझे लगी, तो मुझे लगा कि इस पर मुझे थोड़ी देर आपसे बात कर। जी। और जो बहुत छोटे जो सीक्वेंसेस हैं, जो पता नहीं कैसे आपकी स्मृति में टिके रह गए, कि जैसे सुनंदा की ओर देखते हुए भी राजबली बोलते हैं कि है ना सुनंदा, तो सनोज को लगता है कि जैसे उसका नाम लेना जरूरी हो। तो कोई महिला सहकर्मिणी हो तो उसका बार बार नाम लेने की जो ये इच्छा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये याद रह जाए नॉवेलिस्ट को और कहीं सही जगह पर उसको वो पिन कर सके। और एक चीज है कि जैसे शुरू का वाक्य तो खैर बहुत अच्छा है ही कि मैं उसका समय था वाला वाक्य, लेकिन जब वो लोग तबरेज की बेवा के पास जाते हैं, तो मैं स्मृति के आधार पर बोल रहा हूँ कि बोलते हैं कि उसके पास कहने को आंसू थे, लेकिन वो उसके बदले न्याय चाहते, जबकि अभी न्याय और अन्याय में सिर्फ हिज्जे का फर्क रह गया है। तो इस तरह के बहुत सारे सूक्तियां जैसी चीजें हैं, वन लाइनर्स हैं
जो कि अलग से चिपकाई हुई नहीं है, बल्कि वो उस पूरे फिक्शन का बहुत अनिवार्य हिस्सा है। तो ये चीजें जब आप लिखते हैं तो क्या कोई छोटी डायरी होती है जिसमें आप छोटे छोटे सीक्वेंसेस को नोट करते हैं कि इसको बाद में कभी इस्तेमाल करना है, या थोड़ी सी हम लोग ये आपके डार्क रूम में जाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, ऐसे मैं नहीं लिखता हूँ कि बाद में इस्तेमाल करना है। हाँ, लेकिन इस्तेमाल कर लेता हूँ। लेकिन उस वक्त लिखते हुए जिसे कोई अच्छा दृश्य सामने से गुजरता है या कोई अच्छी बात, या जैसे आपने वो सुनंदा वाली बात कही कि है ना सुनंदा, तो वो सिर्फ एक पुरुष सीनियर अधिकारी द्वारा एक जूनियर स्त्री रिपोर्टर को, मतलब वो सिर्फ वहां पर जेंडर बायस नहीं है, वहां पर एक और चीज है कि जो अच्छे बॉसेस होते हैं, जो वे ऐसे कर्मचारियों को जो लायक हैं, वे हर समय उसको इम्पोर्टेंट फील कराना चाहते हैं। ये चीज मतलब ये चीज थोड़ा सा कॉर्पोरेट का एक ऐसा पहलू जो सामने नहीं आया है, उसके पीछे भी तमाम वही कनेक्शन है कि अगर लायक कर्मचारी है तो ज्यादा दिन तक ज्यादा अच्छा काम करेगा टाइप की बातें हैं। लेकिन उससे एक ट्रुअलिटी भी पैदा हो जाती है। जैसे जब राजबली अचानक पूछते हैं कि हाउ वाज सनोज, तो सुनंदा एक शब्द में जवाब देती है, सपोर्टिव। आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, मैं बीच में बोल नहीं, बहुत अच्छी बात याद दिला दी। तो वो क्रुएल्टी पैदा करना, मतलब वो ऐसी जगह है। मैं कभी बोलते बोलते बोल गया कि नौकरी बड़ा इनह्यूमन बना देती, इनह्यूमन बना। तो मैं सोचने लगा कि क्या ये जो मैंने बोला है कहीं एक्सेसिव है क्या। फिर धीरे धीरे मैंने पाया कि नहीं, मैं ठीक बोल रहा हूँ। तो वह जो आप एक आदमी को इम्पोर्टेंट फील करा रहे हैं गैर जरूरी मतलब पे, क्योंकि जिसे काम करना हो तो करेगा। हर वक्त जो आपका अपने भीतर का डर है कि आपके साथ के अच्छे लोग छोड़ कर न जाए आप, या हमेशा आपसे जुड़े रहें, इसलिए आप उसको इम्पोर्टेंट फील कराते हैं। लेकिन बगल में जो 15-20 लोग और बैठे हुए हैं, वे उस वाक्य को कैसे रिसीव करते हैं। तो वो पूरा स्ट्रक्चर इक्वलिटी का है। अब आप एक 22-25 साल की लड़की से 40 साल के अनुभवी कर्मचारी के बारे में पूछ रहे हैं और सार्वजनिक तौर पे पूछ रहे हैं, तो मैं ये कहना कि वो जानबूझ के पूछता है, सायास पूछता है, साजिशन पूछता है, ये तो छोटी बात हो जाएगी। वह कल्चर का हिस्सा, वो संस्कृति का हिस्सा है। लोग ऐसे ही, मतलब अगर आप उनकी निगाह में खटक गए, आप कॉर्पोरेट कल्चर की आप बात कर रहे हैं। हाँ, अगर आप अपने बॉसेस की निगाह में खटक गए तो आप कितना भी तुरम खाएं, वो फिर अपने ईगो से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो इस लिहाज से भी मैंने थोड़ा सा, चूंकि मैंने सिद्धांत को भी बात कही थी कि मेरे पास पत्रकारिता का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन दफ्तर कमोबेश हर जगह एक जैसे होते हैं। इस नॉवेल को पढ़ते हुए मुझे जो चीज बहुत पसंद आई इसके क्राफ्ट को लेकर, वो ये कि अतीत इसमें एकदम बिल्कुल सही समय पर हस्तक्षेप करता है। अगर आप जैसे सिनेमा की भाषा में कहें तो फ्लैशबैक एन उसी समय पर आता है जब उसकी जरूरत होती है, और वो एकदम वर्तमान से इस तरह जुड़ा हुआ है कि लगता है कि अगर ये यहाँ नहीं आता तो इस बात का कोई महत्व ही नहीं था। तो एक ढंग से मुझे लगता है कि ये स्मृति का भी गल्प है, और अभी जबकि हमारा समय ऐसा है कि जो स्मृति के खिलाफ है कि कोई किसी चीज को याद न रखा जाए। रोज इवेंट का टाइम है कि जैसे एक इवेंट का समय राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2-3 दिन है, फिर दूसरा इवेंट आता है, फिर तीसरा इवेंट आता है, फिर चौथा इवेंट आता है, जो आपके अवचेतन को और आपकी बुद्धि को व्यस्त रखता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 महीना पहले का इवेंट क्या था जिसने उस समय के पूरे संसार को झकझोरा हुआ था, तो हमें याद नहीं रहता। तो ऐसे समय में अतीत का आना और वर्तमान से इस तरह से जुड़ जाना कि वो उसी का हिस्सा लगने लगे। क्या आप समय को ऐसे ही देखते हैं कि अतीत और वर्तमान का जो रिश्ता है वो ऐसा ही है, या क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? नहीं तो हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर मैंने तो अपनी बात कही कि मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, अतिरिक्त शुक्रिया इस बात के लिए कि आपने नॉवेल के क्राफ्ट पर ध्यान दिया। अमूमन जो रीडिंग है वो उसे रिपोर्टाज ही मान के पढ़ रही है, तो थोड़ा सा मतलब पढ़ा जा रहा है यही अच्छा लगता है, बाकी कैसे पढ़ा जा रहा है ये एक दूसरी बात है। तो बिना क्राफ्ट के तो कोई नॉवेल, मतलब कहानी तो फिर भी खिंच सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से, मतलब मैं तो, वो हो सकता है कि मेरी अक्षमता से क्राफ्ट दिखे ना, या उल्टा भी संभव है,
तो लेकिन बिना क्राफ्ट के, और इसमें मेमोरी जो है वो वही असली क्राफ्ट है इसका, कि आप जब देखते हैं कि कोई चीज आप इतना ज्यादा मेमोरी में है कि जैसे ही आप गैप पाते हैं थोड़ा सा भी, कोई भी चीज आपको एक अतीत में ले जाने के लिए काफी है। अब जैसे नाद वाला किस्सा है, तो वो एक मामूली बात है, लेकिन इन्होंने अपना रेस्टोरेंट वाला किस्सा है, रेस्टोरेंट में जो होता है, या जैसे तबरेज के सिर में जो गड्ढा है वैसा ही सुनंदा के भाई के सिर में गड्ढा है। इस तरह की तमाम बातों से भरा हुआ है ये नॉवल। जी जी, मतलब तो वो तो मैंने एज ए राइटर मैंने टूल के तौर पे इस्तेमाल किया था कि एक जगह से बात शुरू होके दूसरी जगह पे जाए, और उसके पीछे का मंतव्य जो था वो शायद पाठ में ही निकल के आए। लेकिन मेमोरी में बात कर रहा था कि वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ना जीवन में, और हो सकता है सबके जीवन के लिए रही होगी, लेकिन मुझे अब रिवील हो रहा है कि मतलब धीरे धीरे हम लोग चलते फिरते मेमोरी बैंक हो जाते हैं, और जितना ज्यादा अकेले होते जाते हैं उतना ज्यादा हम स्मृतिवान या स्मृतियों का पुंज या स्मृतियों का बैग बनते जाते हैं। तो किसी ने कहा भी है कि हम लोग मतलब स्मृति के अलावा कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से कृष्णमूर्ति ने कहा है, वी आर नथिंग बट मेमोरीज। ये मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरे साथ ये चीजें थोड़ी होती हैं मेमोरी को लेकर। ये जो आपने अकेले होने की बात कही ना, कि जैसे अकेले होते हैं तो स्मृतियां ही हमारा आधार बन जाती हैं, हमारा जीवन बन जाता है, ये चीज भी मुझे नजर आई उसमें, वैधानिक गल्प में भी और कीर्तिगान में भी। वैधानिक गल्प में इस तरह के सिर्फ एक कोशिश ही है, छोटी सी कोशिश है कि जो इंस्पेक्टर मॉब लिंचिंग से बचाता है कुछ लोगों को, उसके जीवन पर एक नाटक किया जाए। तो जो बृहत्तर जो संसार है भीड़ हत्याओं का, उसके प्रायोजित करने का, उससे राजनीतिक लाभ लेकर सत्ता तक पहुंचने का, वो बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। तो उसके सामने ये कितनी छोटी सी घटना है कि किसी कस्बे में कोई एक रंगमंच करना चाह रहा है, उसी तरह कोई एक मैगजीन डाटा जमा करना चाह रही है, ये सीधे बिल्कुल भी सत्ता को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बहुत दूर से ये एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में भी सारे लोग अकेले होते जा रहे हैं। जैसे वहां जो स्त्री बची हुई है वो अकेली हो जा रही है वैधानिक कल्प में, और उसको अनुसुईया अकेली हो जाती है, फिर जो उसको खोजने जाता है वो भी बहुत बड़े अकेलेपन का शिकार होता है। और यहाँ वही पहले सनोज के साथ होता है, फिर सुनंदा के साथ होता है। तो ये जो अकेलापन है, एक तो मैं इस पे दो ढंग से आपकी बात जानना चाहूंगा कि ऐसा फिक्शन लिखने वाला लेखक जिसे क्या लिखा गया है से ज्यादा रेखांकित किया जाए कि इसका थीम क्या है, क्या वो धीरे धीरे अकेले होने को फील करता है, और क्या इस तरह का कोई भी जो रेजिस्टेंस की शुरुआत है वो भी मनुष्य को अकेला करता है? तो इन दोनों अकेलेपन पर अगर आप थोड़ा बहुत बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं बोलूंगा। बहुत 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 ही अच्छी बात है ये, खास करके जो आपने अकेलेपन वाली बात कही। उसके पहले आपने कही कि छोटी सी बात है नाटक करने वाली और फिर डाटा जमा करने वाली, मतलब मैं उसके परिप्रेक्ष्य में छोटा कह रहा हूँ। मैं समझ गया। तरह से पूरा जिस तरीके की पावर स्ट्रक्चर के सामने तो क्या है ये, वो तूती के सजजिहत है आईना करके जो है ना एक शेर, तो एक शेर है गालिब का जो कि तूती के सजजिहत मुकाबिल है आईना, या तो एक छोटा सा मैं आज की एक बात बता के आगे बढ़ता हूँ इस बात में कि ये जो छोटी बातें जिसे हम मतलब हम जिसे अपने भलमानसत में, हम अपने भलमनसाहत में हम जिसे सच में छोटी बात है कि हम एक नाटक ही तो करना चाहते हैं या हम आंकड़ा ही तो जमा करना चाहते हैं, छोटी अपने अपने इसलिए है क्योंकि वो हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा हो सकती हैं चीजें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो कोई छोटा काम है, लेकिन वो इतनी सुंदर और इतने प्यारे काम है कि वो हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन ये चीजें कैसे खटकती हैं आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में। अभी पिछले दिनों एक सज्जन ने हमको ज्ञान दिया था कि वो हिंदी मीडिया बनाम अंग्रेजी मीडिया टाइप की बातें। आज के इंडिया में एक संपादकीय है जिसमें लिखा है कि लिबरल लोगों के करीब आने, लिबरल लोगों से ताली पाने के चाहत के कारण
उद्धव ठाकरे ने अपना सारा गुड़ गोबर कर लिया। मतलब यहाँ भी मतलब उस लेखक के लिए, जो कि एक लेखक है, वो संपादकीय लिख रहा है, और मुझे थोड़ी आजादी होती तो मैं उसके लिए गधा शब्द यूज करता, लेकिन नहीं करूंगा। वो लिखता है, मतलब ये बताना कि उद्धव ठाकरे या बाकी लोग जो राजनीतिज्ञ हैं वो लेखक मतलब लिबरल लोगों से कम दिमाग हैं। वो लिबरल लोगों, मतलब ये कितनी बड़ी बेवकूफी है या कितनी बड़ी साजिश है कि लिबरल लोगों, मतलब उन्होंने 370 पे, धारा 370 पे कोई उल्टी बात कह दी जो शासन के खिलाफ थी, उद्धव ठाकरे ने। वह बात लिबरल लोगों को अच्छी लग गई। इस बात को रेखांकित करते हुए आज ये बताया जा रहा है कि वो इसलिए सरकार इनकी खराब हो रही है। तो जिसे हम छोटी बात कर रहे हैं, उसे पावर में बैठे हुए लोग किस तरीके से देख रहे हैं, ये देखना अपने आप में दिलचस्प है। उनके लिए हर वो बात बड़ी है जो उन्हें खतरा भी नहीं बताती है। आसन्न खतरा, आसन्न भविष्य का कोई खतरा हो सकती है, ये बात उनके लिए बड़ी है। उनके लिए मर्डर कर देना छोटी बात है। ऐसा लिखते हुए क्या कभी आपने इस तरह के, जब आप विषय वस्तु चुन रहे हैं पिछले 2 उपन्यासों से, तो आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ अपने ऑफिस में या बाहर या कहीं भी? सच कहूं तो होता तो है ही। एक बार मैंने हालांकि इसको कंपनी के लोग भी सुनेंगे, एक बार मैंने इंटरव्यू दिया था बाहर नौकरी के लिए। तो सब बहुत अच्छा गया था इंटरव्यू, टॉप बड़े बड़े, मतलब 3rd राउंड गया और लगभग मेरा तय था। फिर अचानक पता चलता है कि नहीं हुआ मेरा। तो 6-7 महीने बाद वहां के एक अधिकारी मिले मुझसे और जिससे कोई बातचीत नहीं थी। तो बातचीत होने लगी मार्केट के बारे में। हम लोग अलीगढ़ गया, कहीं बैठे हुए थे बुलंदशहर में कहीं, तो बातचीत होने लगी। फिर हम लोग इत्तेफाकन एक ही होटल में रुके थे और केवल मार्केट की बात हो रही है, केवल अपने बिजनेस की बात हो रही है। जब चलने लगे हम लोग वहां से, बिल वगैरह पेमेंट करने के बाद, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि और आपका राइटिंग कैसे चल रहा है। तब मुझे समझ में आया कि मेरा इंटरव्यू जो कंफर्म हो चुका था वो क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं बताया कि मतलब तो कॉर्पोरेट को ये बात खटकती है कि ऐसा कोई आदमी है वो जो बाद में ये न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है। आजाद किस्म के होते हैं राइटर और वगैरह वगैरह। आजाद किस्म के होना खटके तो फिर भी एक बड़ी बात कही जाएगी। उनको तो ये भी खटक सकता है कि ये तो हमारे ही समय में से लिखेगा ना। हमें हमारा ही चित्रण कर देगा। नहीं, चित्रण नहीं, चित्रण तो उनको शायद अच्छा ही लग जाए। उनको ये खटकेगा कि जो 24 घंटे का दिन है, अगर 27 घंटे का नहीं होता है तो उसको लिखने का समय क्यों दिया जाए। तो ये सब चीजें तो रहती है, लेकिन अभी कोई बड़े स्तर पर कभी कुछ नहीं हुआ। हालांकि जब दूसरे चीजों को पढ़ता लिखता हूँ, जब लोग कुछ कहते हैं तब थोड़ा सा सोचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर एक समय के बाद दिमाग जवाब दे जाता है कि हटाओ, क्या सोचना। इस तरह का जो लेखन है, जिस नई ट्रेजेक्टरी में आप आए हैं पिछले उपन्यास के साथ, मतलब उसकी आहटें तो आपकी कहानियों में हैं, लेकिन जैसे तय तो यही हुआ उसमें, सॉरी, जिसमें लकी और मेजर है, या उसके पहले जंक्शन है, उसमें वायलेंस है। जो घटित हो रहा है अभी हमारे सामने का राजनीतिक यथार्थ है, बिल्कुल सम्मुख, और इस जाहिर है कि इसका एक इतिहास है, भले सनोज इसको माने या ना माने। तो उस तरह का लेखन जब हम गल्प में लाते हैं तो आपको कुछ चुनौतियां महसूस होती हैं, या कि और उस पर जो रिएक्शंस आते हैं वो आपको प्रभावित करते हैं कि नहीं, कि अभी इसको नहीं लिखा जाना चाहिए, इस विषय को थोड़ा पक जाना चाहिए, इस पर थोड़ी इतिहास की धूल जम जानी चाहिए, तब ये फिक्शन के लायक होगा। इस तरह की जो मनमानी थियरीज हैं वो आप तक आती हैं या नहीं आती? आती हैं, और आई थिंक मैं आपके इस प्रश्न का जब जवाब दूंगा तो उन बातों को, उस पे सारी बातें याद आ गई हैं जो मैं बोलूंगा। कि जैसे मुझे हंसी आई इस बात पे कि जो घटनाएं, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं पहले भी होती रही, उदय प्रकाश ने 30 लिखा है तो ऐसे लिखने दिया होगा, या और भी चीजें लिखी गई हैं उस पे। तो जब उस पर मैंने एक उपन्यास लिखा वैधानिक, तो लोगों ने मुझे बेखतरे चूंकि महसूस नहीं हुए, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मुझे कोई उस तरह का थ्रेट हो, लेकिन मुझे
वे चीजें मुझे बड़ी चकित ही कहूंगा कि चकित हुआ मैं जब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये तो अभी तो तीसरा क्षण आया ही नहीं। और मजेदार बात ये कि जिन लोगों ने कहना शुरू किया कि अभी तो कला का तीसरा क्षण आया ही नहीं, 2010-2013 से हो रही हैं। 2009 में पहली बार रिवाइव किया जाता काउ पॉलिटिक्स को, और उसके 10 साल बाद मैं लिखता हूँ उपन्यास, तो कहा जाता है कि अभी ये पका नहीं विषय। वही लोग कोरोना पे किताब लिख मारते हैं। हाँ। जो कि 2 साल का फिनोमिना है। अगर टाइम ही कोई चीज है, अगर टाइम फ्रेम ही कोई चीज है कि इतने समय बाद ही इस चीज लिखने लायक होगी, तब तो उस हिसाब से तो कोरोना को अभी अखबार में भी नहीं दर्ज होना चाहिए। फॉरगेट अबाउट लिटरेचर। और अरुंधति का नॉवेल है अटमोस्ट हैप्पीनेस वाला, बहुत लोगों ने कहा कि वो कमजोर नॉवेल है। मैं उसको ऐसे नहीं देखता हूँ। मैं ये कहता हूँ जिस चीज से ऐसे राइटर टकरा रहे हैं वो चीज ही नहीं है, तो उसको बनने बिगड़ने के प्रोसेस में, जैसे आजादी के बाद जो मोह भंग हुआ, उसको अकेले मुक्तिबोध दर्ज करने वैसा तो नहीं है, उसके पहले भी लोगों ने किया होगा, लेकिन वो अब चीजें पकती हैं, एक आर्टिस्ट से दूसरे आर्टिस्ट में जाती हैं, वो देखता है, कहता है इसे और अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। तो अरुंधति राय का नॉवेल, वो एक जो दूसरा नॉवेल है उन्होंने लिखा, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इसी दौर में लिखा जब ये जिस रेजिम की बात हम लोग कर रहे हैं, उसी दौर में दूसरा नॉवेल लिखा, और वे सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। मैं तो अभी लिख रहा हूँ 2022 में मॉब लिंचिंग की बात लिख रहा हूँ, उन्होंने तो 2018 में उनका उपन्यास छप चुका था। तो वे घटनाएं, कोई एक घटना, कहा जाता है एक उपन्यासकार के बारे में, फ्रेंच नॉवेलिस्ट के बारे में, बहुत पॉपुलर नॉवेल है, लेकिन मैं जैसा भूलता हूँ कि भूल गया हूँ। एक उनके सामने घटना हुई थी कि एक 2 युवाओं को शायद जिंदा जला दिया गया था, और उससे वो इतना परेशान हुए थे कि उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, और 4-5 दिन में वो नॉवेल लिखने के बाद ही वो कमरा खोले थे। वो मुख्य मुद्दा है कि वो जो चीज बनी है, सिंपल सी बात है, वो चीज कोई काम की चीज बनी है कि नहीं। अगर नहीं बनी है तो आप ये सब आरोप लगा सकते हैं कि ये तो अखबारी है, या ये तो क्या बोलेंगे, कोई भाषा ही नहीं है, और ये सब आरोप लगने चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि सिर्फ मॉब लिंचिंग पे आपने लिख दिया और ये तो अभी नया फेनोमेना है। यही लोग, मुझे आश्चर्य होता है, यही लोग कोरोना पर लिखे जा रहे लंबे लंबे चीजों पे कुछ नहीं कह रहे हैं कि भाई ये तो अभी 2 साल ही हुआ है, तुम्हें इस पे नहीं लिखना चाहिए, जैसे जो मास्टरों की आदत होती है। तो वो चीज, उस पे कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप कम्युनल टेंशन की बात करते हैं या इसकी बात करते हैं, तो ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं आप पे। मुझे लगता है कि ये जो आखिरी वाक्य आपने कहा, वही इस तरह की प्रतिक्रियाओं का प्रस्थान बिंदु है कि सुविधाजनक सच चाहिए सबको, जी, अनकंफर्टेबल करती हैं ऐसी चीजें, जैसे जो धीरे धीरे जो अराजनीतिकरण करने की बात होती है कि भाई स्टूडेंट को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, राइटर को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, हिस्टोरियन को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। ये एक नई चीज सामने आई है कि सिर्फ पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स करना चाहिए, और बाकी कोई इन चीजों पर अगर टिप्पणी करता है तो उसको कटघरे में खड़ा कर, गैर राजनीतिकरण करने की मुहिम है ये। और इसकी भी हिंदी में एक ट्रेडिशन है कि बहुत राजनीतिक चीजों को गैर राजनीतिक चश्मे से देखना और उसमें सिर्फ सौंदर्य संबंधी मूल्यों की स्थापना करना वगैरह। तो आपको लगता है कि ये जो गैर राजनीतिक ढंग से दुनिया को देखने का एक दबाव है, वही साहित्य पर ऐसी प्रतिक्रियाओं को निर्मित करता है? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि भारत के संदर्भ में सामाजिक स्थिति, यानी कि सोसाइटल लोकेशन जो है, वह बहुत कुछ डिफाइन करता है। हाँ। और उसमें भी क्या है कि जाति एक बड़ी चीज है। तो लगभग एक ही तरह के लोग हर जगह मौजूद हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी ऐसी राइटिंग है जिसे आप पॉलिटिकल राइटिंग कह रहे हैं, वो अच्छी या बुरी उन्हीं लोगों के बीच इवेल्युएट हो रही है जो कि पहले से जाति की संरचना में जकड़े हुए।
जात छोड़ दीजिए, मैं जात पे नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यही लोग सत्ता में भी हैं और यही लोग सत्ता के विरोध में भी हैं, तो वहां पर एक कंफर्टेबल पोजीशन अख्तियार कर लिया गया है। जबकि दूसरे आर्ट में ये बात एकदम आसानी से होती है कि जैसे 1920 में द्यूशां जो है वो कमोड के सीट को लाकर फ्रांस में आर्ट गैलरी में रखते थे कि ये मेरा आर्ट है, या सफदर जो है राजनीतिक नाटक करते हुए मारे जाते हैं। तो दूसरी कलाओं में इस तरह की बंदिशें हमें नहीं देखने को मिलती, लेकिन साहित्य के जो प्रतिबंध हैं वो थोड़ा बढ़कर हैं। आप क्या बोल रहे थे आप? थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। इसे एक मैंने पिछले बार जब राजकमल का वो सालाना कार्यक्रम होता है तो उसमें मैंने ये बात कही थी कि 1990 के आसपास 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। एक जो मंडल कमीशन का लागू होना, उसकी सिफारिशों का लागू होना, और फिर बाबरी मस्जिद का विध्वंस, और तीसरा डंकल प्रस्ताव का आना और वो ग्लोबलाइजेशन जिसकी बात करते हैं हम लोग। अब आज 2022 में बैठ के या 2020 में बैठ के जब आप इन चीजों को देखते हैं तो किस पर सबसे ज्यादा कहानियां बननी चाहिए थी साहित्य में, किस पर ज्यादा लिखा जाना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से वो था कि जो चीज आपके कास्ट इक्वेशन या इन इक्वेशन को टारगेट कर रही थी, मंडल कमीशन, उससे जो चीजें निकल के आ रही थी, जो बाद में बहुत बाद में निकली भी, दलित साहित्य और जो दूसरी परंपराओं से आए वो लिखे गए। उसके बाद पोजीशन था कि जो धार्मिक इक्वेशन था उस पर लिखा जाता, जो कम्युनल टेंशन है, और तीसरा लिबरलाइजेशन को लेकर। लेकिन आप देखेंगे कि बड़े ही शानदार तरीके से सबसे ज्यादा लिखा गया वैश्वीकरण वाली बात पे, जो कि अब खुद ही दुनिया से विदा, मार्केट इकोनॉमी और ये वो जो बहुत सारी चीजें, मतलब बाजारवाद बहुत बड़ा मुहावरा था, बड़ा मुहावरा बना दिया गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हो सकता है कल को मैं भी कोई ब्लंडर करूं ऐसा, लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि, और वही प्रतिनिधि उदाहरण है कि ऐसे ही लोग जो कि सेलेक्ट कर देने के मूड में हैं, वो चुन लेना चाहते हैं। यह बस दुर्भाग्य है कि हिंदी साहित्य के पास व्यापक पाठक वर्ग नहीं है, अदरवाइज वो डिक्टेट करता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो डिसीजन मेकिंग में है, जो निर्णायक रोल में है, उनकी पसंद नापसंद ही हिंदी की पसंद नापसंद बना दी जाती है। तो अब हम लोग बातचीत के अंत में हैं, क्योंकि 40 मिनट से अधिक का समय हो चुका है, और मैं तो चाहता था कि बहुत देर तक हम लोग और बातें करें, कहे कि बहुत सारी बातें हैं, अभी तो बात लगभग शुरू ही हुई है, लेकिन सुनने वालों के धैर्य और कार्यक्रम के अनुशासन को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो एक आखिरी में बात आपसे पूछूंगा, और उसी के साथ मैं चाहता हूँ कि स्वतः हम इस कार्यक्रम को समाप्त मान लें, कि मुझे ये लगता है कि ये जो दोनों मुख्य चरित्र हैं उसमें सनोज को अधिक स्पेस मिला है, बावजूद इसके कि वो जब जो करना चाहिए वो नहीं करता, कुछ और करता है। लेकिन सुनंदा वही करती है जो उसको करना चाहिए, वही कहती है जो उसको कहना चाहिए, वैसे ही मूव करती है जो उसको करना चाहिए। वो बहुत मजबूत और सुलझी हुई स्त्री है, और उसका जो इतिहास है वो सनोज की तुलना में ज्यादा त्रासद है, फिर भी वो बहुत फर्म है, और सनोज ज्यादा शिजोफ्रेनिया के ढलान पर है पैरानोइया से होते हुए। तो मुझे, मतलब मैं सुनंदा की ओर से आपके सामने ये शिकायत दर्ज करा रहा हूँ कि उसको उतना स्पेस नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि नहीं? अभी ये उपन्यास एडिट होकर पब्लिश हो गया है तब। ये आखिरी बात है क्योंकि समय हो चुका है 45 मिनट तक। ये मैं परसों एक बातचीत में श्रुति से कह रहा था कि अगर कोई सुनंदा की तरफ से इसे लिखता तो कैसे लिखता, और ये बात तो है, लेकिन फिर बात आती है कि उपन्यास का अपना पूरा स्ट्रक्चर और उसकी मांग, और उसमें क्या मैं आपको बताऊं कि सुनंदा पहले मेन एक ही कैरेक्टर था उपन्यास। जब मैंने पहला ड्राफ्ट लिखा था इसका, बिल्कुल पहला ड्राफ्ट, तो अकेले सुनंदा थी बस कैरेक्टर। तो सुनंदा इतनी तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी कि उसके बाद आप कीर्तिगान यह सोच ही नहीं सकता था कि लिस्ट पब्लिश न करे।
भाई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को आप अचानक से तो दबा नहीं सकते ना, तो स्लोली बिल्डअप होता है। तो ये चीज जो लिस्ट पब्लिश नहीं करने वाला डिसीजन था, इसने उपन्यास को बहुत दिन तक रोके रखा। फिर मुझे धीरे धीरे एक सनोज दिखाई दिया और मैंने कहा कि अच्छा इसके हिसाब से इसे लिखा जाए, और तब जाके चीजें, अब हो सकता है कि लिखते लिखते क्रम में सनोज, क्योंकि वो वही कैरी करता है पूरे नरेशन को, प्रभाव को तो खासकर वही कैरी करता है, इफेक्ट को। हाँ, और मेरा भयावहता के जो प्रभाव है, मानसिक प्रभाव, उसको सबसे ज्यादा त्रासदायक ढंग से वही अपने साथ कैरी करता है। और वो भी इसलिए मैं एक बात कहूंगा कि जो मेरा एक होता है ना मन में आपके प्लान, कि जो इन घटनाओं से सीधे प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं, वे अगर ध्यान से तो कैसे देखेंगे, तो वो सनोज ही था जो उससे सीधे प्रभावित नहीं था। सोचता है तो ऑलरेडी विक्टिम थी, तो उस पे इतना था। कुल मिला के जैसा बना है। तो कैसे इस बातचीत को हम लोग खत्म करें, अब ये समय हो चुका है। मतलब मैं एक बात कहना चाहूँ। अच्छा, बोलिए। आप जो मतलब कुछ लोग होते हैं जिनका, सब लोग पढ़े तो अच्छी बात है, कुछ लोगों का पढ़ना आप चाहते हैं कि वो आपको पढ़ें, उसमें से आप एक हैं। और आपने पढ़ा, ये मुझे मतलब उपन्यास का जो पारितोषिक कहेंगे वो मुझे मिल गया। अब मैं धीरे से आप लोग जब पढ़ लिया है, तो मैं अब अपने नेक्स्ट कार्यक्रम पे मूव कर गया हूँ, आगे की तैयारी में लगा पड़ा हूँ। मेरे लिए भी पुरस्कार की तरह है कि एक तो अपने पसंद का गद्य पढ़ना और फिर उससे लेखक से सीधे बातचीत करने का अवसर, तो मेरे लिए भी ये बड़ी बात है। तो प्लेजर जो है दोनों तरफ है। और मतलब मजेदार बात ये रही कि बातचीत के दौरान एक गार्गी मिश्र हैं जो हमसे जुड़ी रही, तो उनका जो कमेंट था वो बड़ा मजेदार था कि कहानी में कविता और एक्सक्लेमेटरी स्वागत है। अनक जी भी जुड़े हुए थे हमारे साथ, विमल चंद पांडे भी जुड़े हुए थे। तो मुझे लगता है बड़ी गंभीर बातचीत हुई, और जैसा कि वो एक छोटा सा कमेंट था कि कहानी में कविता स्वागत है, तो कुछ उसी तरह का बातचीत। क्योंकि इस उपन्यास को भी एक बड़ी कविता की तरह पढ़ सकते हैं हम, ये संभावना थी, इसलिए शायद ये कमेंट भी आया। और जो लोग इसको पढ़ेंगे वो इस बात को महसूस करेंगे कि उसमें कविता का स्पेस बहुत है। बिल्कुल है। मतलब शुरुआती पेज पे मुक्तिबोध को ये कोट करते हैं कि मेरे रक्त भरे महाकाव्यों के पन्ने उड़ते हैं। फिर उसके बाद फिर कोट करते हैं, एक और कोट है वो भी मुक्तिबोध का ही। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, आपने बड़े ही सधे हुए सवाल पूछे, और बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी का, इन्होंने बड़े ही अच्छे जवाब दिए। और सबसे अधिक धन्यवाद हमारे पाठकों का जो हमसे जुड़े रहे और इस कार्यक्रम से बने रहे। आप सबका बहुत बहुत आभार। सबसे रिक्वेस्ट है कि किताब खरीदें, पढ़ें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद।